नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सामाजिक यथार्थवादी नाटक का सारांश सुनाने वाली हूँ। आज तक मैंने जितनी भी कथा सारांश सुनाए हैं, उनमें से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कथा सारांश आज का है। जी, आज के नाटक के रचयिता शंकर शेष है। नाटक एक और द्रोणाचार्य है। शंकर शेष के कलम से जितने भी नाटक रचे हुए हैं, उनमें से आने वाले ऐतिहासिक पात्र आधुनिक विचारधारा को अपनाने वाले होते हैं। शंकर शेष जी के कोमल गांधार नाटक भी मेरे प्रिय नाटकों में से एक है। तो नाटक एक सामाजिक नाटक है, जिसमें ऐतिहासिक पात्र द्रोणाचार्य की तुलना आधुनिक पात्र से की गई है। नाटक के अंतर्गत समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार, विशेषतः शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का चित्रण हमें मिलता है। नाटक के द्वारा लेखक समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। शैक्षणिक संस्था आजकल एक व्यापार का केंद्र बन गया है। शिक्षार्थियों को भी यहाँ पे ग्राहक के जैसे देखा जा रहा है। शिक्षक वर्ग, प्रबंधक वर्ग एवं विद्यार्थियों के गुंडागिरी का शिकार बन रहे हैं। इन शोषणों से बचने का एक ही मार्ग है उत्तम समाज या शिक्षित समाज का निर्माण। यही संदेश देने के लिए नाटक की रचना की गई है। चलिए अब हम लोग नाटक के पात्रों का परिचय करें। नाटक के पात्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सामाजिक पात्र, दूसरा ऐतिहासिक पात्र। सामाजिक पात्र ऐसे हैं: अरविंद, प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल, नाटक का मुख्य पात्र। लीला, अरविंद की पत्नी। यदु, अरविंद का मित्र, उसका सहोद्योगी और एक प्रोफेसर। चंदू, अरविंद का छात्र, उसका पूरा नाम चंद्रशेखर है। प्रेसिडेंट, कॉलेज का प्रबंधक वर्ग है। प्रिंसिपल, पुराना प्रिंसिपल विमलेंदु, अरविंद का सहोद्योगी। अनुराधा, अरविंद की छात्रा। राजकुमार, अरविंद का छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा। ऐतिहासिक पात्र ऐसे हैं: गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों एवं पांडवों के गुरु। कृपि, द्रोणाचार्य की पत्नी। भीष्म, कुरुवंश का पितामह। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। युधिष्ठिर, ज्येष्ठ पांडव। अर्जुन, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, मध्यम पांडव। एकलव्य, द्रोणाचार्य का अप्रिय शिष्य, वनवासी। प्रोफेसर अरविंद शैक्षणिक अनुभव में तो काफी ईमानदार है। उसके घर की जिम्मेदारियां उसे भ्रष्टाचार के प्रति प्रेरित कर देती है। अरविंद की माँ बीमार है, कैंसर पीड़ित है। उसकी दवा के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अरविंद की बहन विधवा है। हर महीने अरविंद की मनी ऑर्डर की प्रतीक्षा करती रहती है। अरविंद की पत्नी लीला शादी होकर 20 साल होने के बाद भी घर के खर्च के लिए खींचतान करती रहती है। अरविंद का बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इन सारी जिम्मेदारियों का शिकार अरविंद हो जाता है। नाटक के पूर्वार्ध में अरविंद को लीला किसी एक छात्र के मार्क्स बढ़ाने के लिए कहती है, पर अरविंद उसको सही न समझता हुआ अपना प्रोफेशनल एथिक्स माने सिद्धांतों का उदाहरण देता हुआ चुप हो जाता है। उसी समय अरविंद का मित्र यदु का प्रवेश होता है। यदु से लीला को पता चलता है कि आज अरविंद ने एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ लिया है और उसका रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारियां कर रहा है। और यदु कहता है कि वह छात्र और कोई नहीं, हमारे कॉलेज का प्रेसिडेंट का बेटा राजकुमार है। यदु और लीला अरविंद को मनाने का प्रयास करता है कि राजकुमार का रिपोर्ट दबा दे, कारण प्रेसिडेंट का सामना करना, राजकुमार का सामना करना अरविंद के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर राजकुमार चुरा रखकर कॉपी कर रहा था तो अरविंद से सहा ना गया, इसीलिए उसने पकड़ लिया। यह सब मामला अरविंद सुनाकर रिपोर्ट दबाने की बात टाल देता है। अरविंद को समझाता हुआ यदु कहता है कि अगर राजकुमार कॉपी कर रहा होगा
तो अरविंद का क्या जाएगा, अरविंद का क्या नुकसान है? कॉलेज उसके बाप का है, वो कुछ भी कर ले। अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता चलकर कॉलेज क्लोज कर देंगे तो अरविंद के नौकरी चले जाने के साथ साथ कई सारे लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। और साथ में अरविंद की नौकरी जाने के बाद अरविंद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो जाएगा। इसीलिए यही बेहतर है कि राजकुमार का रिपोर्ट दबा दे। अगर अरविंद की जगह यदु होता तो राजकुमार को कॉपी करने के लिए और भी कई सारे पेपर्स दे देता। यह कहकर यदु वहां से निकलता है। वो जानना चाहता है कि शहर के बाहर क्या हो रहा है। कारण पिछली बार भी इसी जैसे एक प्रोफेसर ने एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ लिया था। वहां भी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला लड़का था। तो प्रोफेसर को उन लोगों ने बीच गली में जान से मार दिया और वहां प्रोफेसर अपनी एक छोटी सी बच्ची और बीवी को छोड़कर प्राण त्याग दिया था। यदु नहीं चाहता है कि वो जो प्रोफेसर का हालत हुआ वह अरविंद के साथ ना हो। इसीलिए शहर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए यदु वहां से निकलता है। यदु अरविंद का मित्र है जो प्रोफेशनल एथिक्स को अपने पास भी आने नहीं देता है। यदु का मानना है कि सीनियरिटी लिस्ट में अरविंद का नाम है तो प्रिंसिपल भी बन सकता है अगर वह प्रेसिडेंट की बात मानेगा तो, और उसके साथ यदु भी वाइस प्रिंसिपल बन सकता है। पर अरविंद के इन प्रोफेशनल एथिक्स की बातों को सुनकर यदु तंग आ चुका है। लीला अरविंद की पत्नी है जो 20 साल से मध्यम वर्गीय जीवन बिता रही है। वह भी नहीं चाहती कि अरविंद प्रेसिडेंट के गुस्से का शिकार बने। वह चाहती है कि अरविंद प्रेसिडेंट की बात सुनकर प्रिंसिपल बने। लीला अरविंद को रिपोर्ट दबाने के लिए फोर्स करती है। उतने में अरविंद सिगरेट लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। अरविंद का घर के बाहर निकलने के बाद कॉलेज का प्रिंसिपल आता है और लीला को समझाता है कि राजकुमार प्रेसिडेंट का लाडला बेटा है और राजकुमार को अपमान होते हुए प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं सहेंगे, तो वो कॉलेज क्लोज कर देंगे। अरविंद के साथ दूसरे लोग भी रास्ते पे आ जाएंगे। यही बेहतर है कि राजकुमार का रिपोर्ट दबा दे। रिपोर्ट दबाने का सुझाव देता हुआ प्रिंसिपल वहां से चला जाता है। प्रिंसिपल को बाहर चलते हुए देखकर अरविंद घर वापस आता है और पूछता है कि प्रिंसिपल घर क्यों आया था। तब लीला अरविंद को समझाती है कि रिपोर्ट दबा देना ही ठीक है। लीला और अरविंद के बातों के बीच में प्रेसिडेंट घर में प्रवेश करता है। प्रेसिडेंट का मानना है कि राजकुमार नकल कर रहा था वो सबसे बड़ी गुनाह है। वह पहली बार तो नकल नहीं कर रहा है, वो पिछले 3 साल से नकल कर रहा था। उतने सालों से उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? ये करते समय पकड़ना जूनियर लेक्चरर्स का काम है। सीनियर लोगों को तो कॉपी करते वक्त बिना देखे ही रह जाना उचित है। प्रेसिडेंट अरविंद को धमकी देता है कि अगर अरविंद राजकुमार का रिपोर्ट नहीं दबा देगा तो प्रेसिडेंट कॉलेज क्लोज कर देगा। अरविंद के साथ कई सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो अरविंद अपने सिद्धांतों को छोड़कर राजकुमार का रिपोर्ट दबा दे। जाने से पहले प्रेसिडेंट लीला को समझाता है कि सीनियरिटी की लिस्ट में अरविंद का नाम पहला है। तो प्रेसिडेंट चाहता है अगर अरविंद राजकुमार का रिपोर्ट दबा देगा तो अरविंद को ही प्रिंसिपल बना देगा। यही प्रस्ताव रखता हुआ प्रेसिडेंट वहां से विदा लेता है। प्रेसिडेंट के जाने के थोड़ी देर बाद चंदू का प्रवेश होता है। चंदू भी अरविंद का एक छात्र है। उसका पूरा नाम चंद्रशेखर है। चंदू भी एक बार नकल करते हुए पकड़ा गया था। कारण पूछने से पता चलता है कि चंदू नकल नहीं कर रहा था, राजकुमार नकल कर रहा था। नकल के कुछ कॉपियां हवा में उड़कर चंदू के पास आकर गिर पड़े। जैसे ही चंदू ने उस पेपर्स को हाथ लगाया उसी समय प्रोफेसर ने उसे पकड़ लिया और जानबूझकर उसके रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। कारण प्रेसिडेंट और चंदू के पिता दोनों भी पॉलिटिकल विरोधी थे। चंदू नहीं चाहता है कि राजकुमार का रिपोर्ट दबा दे। प्रोफेसर अरविंद से वह रिक्वेस्ट करता है और बाद में धमकी भी देता है कि अगर प्रोफेसर अरविंद राजकुमार का रिपोर्ट यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगा तो अरविंद के खिलाफ भी
चंदू और उनके साथियां हड़ताल करेंगे। यह कहता हुआ चंदू वहां से चला जाता है। अरविंद को यदु और लीला समझाते हैं कि प्रेसिडेंट की बात सुनकर अरविंद को प्रिंसिपल बनना उचित है। रही बात चंदू की तो प्रेसिडेंट उससे निपट लेगा। अरविंद अब सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना है। उसी समय अरविंद का मृत सह उद्योगी विमलेंद्र की आत्मा का प्रवेश होता है और वह आत्मा अरविंद को समझाता है कि विमलेंदु की जैसे अरविंद का जीवन नहीं होना है। विमलेंदु की आत्मा एक उदाहरण देता है कि विमलेंदु ने एक नाटक खिलवाया था, द्रोणाचार्य का। उस नाटक में द्रोणाचार्य भी बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ था, पर अवसर पाते ही एक अच्छा गुरु का पद ग्रहण कर लिया। इसी जैसे अरविंद को भी अभी प्रिंसिपल बनना उचित है। सामाजिक नाटक में लेखक एक आत्मा का प्रवेश करवाते हैं, कारण यहाँ पर आत्मा अरविंद की भावना का एक रूप है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भ्रष्टाचार के प्रति अपना मन लगवाना चाहते हैं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों का गुरु है। उससे पहले वह एक बलिष्ठ धनुर्धारी होने के बाद भी उसे मान्यता नहीं मिली थी, कारण वह गरीब और निष्ठुरवादी व्यक्ति था। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी और बेटा अश्वत्थामा है। एक और द्रोणाचार्य को अपने गरीबीपन से मुक्ति लेने के लिए कृपी द्रोणाचार्य का मित्र द्रुपद के पास सहायता पूछने के लिए भेजती है, पर द्रुपद द्रोणाचार्य को अपमान करके वहां से भेज देता है। अपमानित द्रोणाचार्य दुखी होकर घर वापस आता है तो पता चलता है कि कृपी अश्वत्थामा को दूध के बदले आटे का गोला पिला रही है, कारण उनका गरीबीपन है। इन सब विचारों को बात करते समय ही भीष्म का प्रवेश होता है। भीष्म द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या पर आकर्षित होकर अपने कौरवों एवं पांडवों के बच्चों को धनुर्विद्या प्रदान करने के लिए और गुरु पद को ग्रहण करने के लिए द्रोणाचार्य से याचना करता है। कृपी की सुझाव से द्रोणाचार्य कौरवों एवं पांडवों का गुरु बनने के लिए मान लेता है। द्रोणाचार्य की दरिद्रता हमेशा के लिए मिट गई। द्रोणाचार्य अब राजगुरु बन गया। द्रुपद से बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तैयार करने लगा। द्रोणाचार्य कौरवों के अन्न पर पालने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसी जैसे अरविंद को भी अवसरवादी बनकर प्रेसिडेंट के साथ देना है और प्रिंसिपल बन जाना है। ये सब सुझाव विमलेंदु की आत्मा देती है। विमलेंदु की आत्मा की बात मानकर और अपने मन में हो रहे झंझटों का सामना न करता हुआ अरविंद प्रेसिडेंट का साथ देता है और प्रिंसिपल बन जाता है। कारण देकर चंदू को भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि द्रोणाचार्य भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए हुए वादे को निभाने के लिए एकलव्य की अंगूठा छीन लिया था। उसी जैसे अरविंद राजकुमार को बचाने के लिए चंदू को बाहर भेज देता है। यहाँ पर गुरु की स्वार्थ बुद्धि का शिकार शिष्य बन जाता है। पर नाटक की पूर्वार्ध की समाप्ति होती है। धन्यवाद।